फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट की है रिवीजन सीरीज़ फॉर CSIR नेट GRF। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जिसमें हम सबसे पहले करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें भी हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं प्रोटॉन NMR। और आई गेस ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। और अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, 18 या 19 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सो NMR की फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए भाई, दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी। NMR में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है डिफरेंट, और NMR के लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। अभी NMR की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, और मैग्नेटिक मीन्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करनी है। न्यूक्लियस में हम क्या देखेंगे? हमें देखना है कि क्या जो न्यूक्लियस है वो NMR एक्टिव है या इनएक्टिव है। न्यूक्लियस में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या वो न्यूक्लियस NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है या फिर NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ स्क्रीन को। इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। वो कैसे देखोगे? वो हम देखेंगे न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू से। न्यूक्लियर स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं I से। एक्टिव के लिए इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड फॉर इनएक्टिव न्यूक्लियर स्पिन शुड बी इक्वल टू 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है? उसके लिए क्या करना है, मास नंबर, जो भी न्यूक्लियाई दिया है उसके मास नंबर को डिवाइड कर दो 4 से। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, देन वो क्या होगा? इनएक्टिव न्यूक्लियाई। देन इट विल बी इनएक्टिव न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल जैसे कार्बन 12 मास नंबर डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है? ये एक इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। इसकी I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। C13 की अगर बात करूं, अगर 13 को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या ये डिवाइड होगा? ये डिवाइड नहीं होगा, तो इट इज़ एक्टिव न्यूक्लियाई। इट इज़ एक्टिव न्यूक्लियाई। सिमिलरली H1 डिवाइड होगा? नहीं होगा, सो I विल नॉट इक्वल टू 0, एंड इट इज़ आल्सो अ एक्टिव न्यूक्लियाई। क्लियर है? देन उसके बाद आती है डीजनरेसी। किसी भी एक्टिव न्यूक्लियाई की डीजनरेसी कैसे निकालोगे? वो निकालने का फॉर्मूला होता है 2Ni+1। लेट्स से अगर मैं H1 के लिए बोलूँ तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होती है? हाफ, एंड यहाँ पे एक प्रोटॉन दिया है तो N की वैल्यू भी क्या है इसके लिए? 1। तो इसकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी? 2 × 1 × हाफ प्लस 1, दैट इज़ 2। यानी कि इसकी डीजनरेसी ऐसे, जब तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो ये डीजनरेट होंगे। इसके 2 लेवल होंगे, वो ऐसे डीजनरेट होंगे जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ये डिवाइड हो जाएंगे 2 डिफरेंट लेवल्स में। जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 लेवल में डिवाइड हो गया। लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल, एंड दिस इज हाई एनर्जी लेवल। दिस इज हाई एनर्जी लेवल। अब ये जो इनके बीच का गैप है, इनके बीच का जो गैप है, दैट विल बी नोन एज डेल्टा E। इसको हम डेल्टा E बोलेंगे। और ये एनर्जी डिफरेंस कैसे आया है भाई? ये ऐसे आया है कि जब आपके जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अगर
उनकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करेंगी तो वो लोअर एनर्जी पे होंगी, और वो अगर अपोज करेंगी तो वो हायर एनर्जी लेवल पे हो जाएंगी। ये ऐसे डिवाइड होते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये होता है। इसमें इतना इंटरनल हमें नहीं जाना, मेन हमें वहाँ देखना जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम कोई कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस गायरोमैग्नेटिक रेशियो बी नोट एंड एच कट। हमने दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। एच कट किसके इक्वल होता है? एच बाय 2 पाई के इक्वल होता है। एनर्जी को कैसे लिख सकते हो? एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो बी नोट, एच कट को कैसे लिख लो? एच बाय 2 पाई, एच से एच चला गया, तो आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आई है वो क्या आई है? दिस 2 पाई बी नोट। दिस इज़ योर रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, उसको डिवाइड करो 2 पाई से एंड मल्टीप्लाई कर दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? दिस इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट इज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, क्या हो गया इसको? इट इज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। मीन्स हर न्यूक्लियाई का अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। जैसे प्रोटॉन के लिए ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर प्रोटॉन इज 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। और कार्बन के लिए कितनी होती है? फॉर कार्बन इट इज़ 10.7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लेना। अगर CSIR नेट में आता तो आप इसको अप्रोक्स लेके कर सकते हो। इसको अप्रोक्स ले सकते हैं 40 और इसको अप्रोक्स ले सकते हो 10। यूनिट है मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। फिर एक आती है टर्म प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। एक टर्म आती है एक मिनट, चलो मैं इसी को यहीं पे यूज़ कर लेती हूँ। फिर एक टर्म आती है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो ऐसे समझो, एक पेन जो तुम्हारे हाथ में है उसको रोटेट करना स्टार्ट करो, उसको गोल गोल घुमाना शुरू करो। उसको गोल गोल घुमाने के साथ साथ अब उसको सर्कुलर घुमाओ हाथ में। यानी कि जैसे ऐसे समझो, जैसे अर्थ होती है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, खुद भी घूमती है, और साथ के साथ वो किसके चक्कर लगाती है? सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। तो इस टाइप के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रिसिशनल मोशन। इस टाइप के मोशन को तो सेम ऐसे ही होता है। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे होते हैं, जैसे उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं? वो प्रिसिशनल मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। याद रखने लायक यहाँ पे यही है, जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी नोट के। यानी कि जितनी ज़्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना स्पीड से वो रोटेट करना शुरू कर देगा न्यूक्लियाई। समझ रहे हो? अगर मान लो 6 टेस्ला की आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, इसको टेस्ला में स्टडी करते हैं, तो 6 टेस्ला और अगर मैं 10 टेस्ला
मैग्नेटिक फील्ड दे रही हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ज़्यादा प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगी, 10 टेस्ला पे होगी। जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो क्या हो जाएगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी नोट। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, देखो एक क्वेश्चन है, लेट्स से एट 5.87 टेस्ला what is the precessional frequency of a proton, क्या होगी, ऑप्शन इज 250 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 62.9 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 400 मेगाहर्ट्ज एंड ऑप्शन डी इज 500 मेगाहर्ट्ज। अब पहली बात देखो ऑप्शंस में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्स लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे। कैसे करोगे इसको सॉल्व, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ऊपर फॉर्मूला लिखा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी नोट। बी नोट हमें दे रखी है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमें पता है, प्रोटॉन के लिए क्या होता है 42, 42 को मैं 40 लिख दूँ, अप्रोक्स कर रही हूँ मैं, 40 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, और इसको 5.8 को क्या लिख सकती हूँ, 6 लिख दूँ, अप्रोक्स ले रहे हैं 6 टेस्ला, ये अप्रोक्स लिया है मैंने, कन्फ्यूज़न मत हो जाना इसमें, 5.87 को मैंने अप्रोक्स करके सोल्व किया, इसको 6 मान के, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टेस्ला से टेस्ला गया, मेगाहर्ट्ज में आ जाएगा, यूनिट सेम है। अब बताओ 6 4 जा 24, 240 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, ए। क्लियर। अगर सेम एक और क्वेश्चन मैं बोलूँ इसी चीज़ को किसके लिए निकाल दो आप, C13 क्या होगा, C13 सेम क्वेश्चन, प्रोटॉन ना बोल के यहाँ पे कार्बन 13 के लिए बोल दें तो क्या होगा, C13 के लिए सेम करोगे क्या होगी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो विल बी 10.7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला इनटू, इसको क्या मान लो 5.87 को मैं वही 6 मान लूँ, टेस्ला, टेस्ला से टेस्ला गया और इसको अप्रोक्स 10 मान लो तो कितना आ रहा है 60 मेगाहर्ट्ज। तो अगर कार्बन के लिए निकालोगे तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी, और फॉर प्रोटॉन कौन सा मैच कर रहा है, ए। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, ये फैक्ट है, मैंने खुद ऐसे ही एग्जाम निकाला है। नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ do proton process at a frequency of 300 megahertz. Option is 5.87 Tesla. Option B 7.04 Tesla. Option C 6 Tesla. ऑप्शन डी 4.05 टेस्ला। करो सोल्व, कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है, दैट मीन यहाँ पे क्या पूछा है, बी नोट, फॉर्मूला वही है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लिखो 300 मेगाहर्ट्ज, अरे रुक जा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसका लिखना है, प्रोटॉन का, कितना होगा 40 मान ले, 40 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला इनटू बी नोट, ये निकाल रहा तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मेगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज जाएगा और 300 डिवाइडेड बाय 40 टेस्ला इज इक्वल टू बी नोट, कितना आया भैया, ये गया 0 से 0, 4 7 जा 28, आंसर वैसे ही आ गया बी। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट
नेक्स्ट था सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई क्या है? इसको ऐसे समझो कि मान लो एक क्लास है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 49 को मैंने रेड कलर की शर्ट पहना दी और एक स्टूडेंट ऐसा जिसको मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहना दी। ठीक है, अब ईजिली आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर मैं आपको एकदम से क्लास के अंदर घुसाऊं और बोलूं कि आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, सबसे पहले आपको वही दिखेंगे, रेड वाले को आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो वही चीज़ क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। जब आप किसी न्यूक्लियाई का एनएमआर सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं, एनएमआर सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं और वो ईजिली डिटेक्ट हो जाए, ईजिली डिटेक्ट हो जाए, तो वो ऐसा न्यूक्लियाई कैसा होगा? वो सेंसिटिव न्यूक्लियाई होगा। दैट विल बी नोन एज सेंसिटिव न्यूक्लियाई। अब ये सेंसिटिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? ये जो सेंसिटिविटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड एक होती है नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस। गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्रोटॉन का। और नेचुरल अबंडेंस भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्रोटॉन की। यानी कि कितने भी न्यूक्लियाई हैं, अमंग ऑल न्यूक्लियाई जो प्रोटॉन होगा वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव न्यूक्लियाई होगा। इस चीज़ को माइंड में रखना। नेचुरल अबंडेंस की बात करूँ तो जो प्रोटॉन होता है वो 99.9% इसकी नेचुरल अबंडेंस होती है, वाइल C13 इज़ 1.1% इसकी नेचुरल अबंडेंस होगी। अगर आप कहीं पे 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और उस 100 मॉलिक्यूल्स में से 99 मॉलिक्यूल तो आपको C12 के दिखेंगे। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए कार्बन के तो उसमें से 99 तो आपको C12 के दिखने वाले हैं और एक जो है आपको C13 का मिलेगा। वाइल H1 में क्या है कि 99% यानी कि ऑलमोस्ट 100% आपको प्रोटॉन ही दिखेगा। तो नेचुरल अबंडेंस ऑटोमेटिकली पता चल गई किसकी ज़्यादा है? प्रोटॉन की। सेम गायरोमैग्नेटिक रेशियो अभी हमने पीछे किया है कि प्रोटॉन का कितना होता है? 42.57 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला एंड कार्बन का आपका कितना होता है? 10 पॉइंट समथिंग होता है मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव न्यूक्लियाई कौन सा है? प्रोटॉन है। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ सिग्नल्स कैसे डिटेक्ट करते हैं। यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का फ्रेम होता ही होता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप CSIR का दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं या PGT के लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। दैट इज़ नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको एक कंपाउंड लिख के दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट, अगर CH3 है, CH3 जो भी होगा उसका एक सिग्नल होगा। इस कार्बन पे जो 3 प्रोटॉन लगे हैं उनका एक सिग्नल होगा। सेकंड पॉइंट, अगर CH है कहीं पे तो इस एक प्रोटॉन का एक सिग्नल काउंट होगा। देन उसके बाद आप देखोगे प्लेनोसिमेट्री। अगर आपके कंपाउंड में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो जो प्रोटॉन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोटॉन आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो उनका कैसा सिग्नल होगा? सेम सिग्नल होगा, उनका सेम सिग्नल होगा। फोर्थ पॉइंट, CH2 की बात करूँ मैं, CH2 हो सकता है या फिर कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हों या फिर कार्बन के साथ 2 इथाइल लगे हों। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि क्या इसमें सबसे पहले क्या देखोगे कि कायरल सेंटर, कायरल सेंटर कि आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है या फिर कायरल सेंटर क्या है? एब्सेंट। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो क्या होंगे? 2 टाइप के सिग्नल होंगे और इन सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोटॉपिक। डायस्टीरियोटॉपिक।
टॉपिक। और अगर एब्सेंट है तो ये जो दो प्रोटॉन है, दो मिथाइल है, इनका क्या होगा, वन टाइप सिग्नल, और इनको हम बोलेंगे इनैनिसोटॉपिक। इनैनिसोटॉपिक। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, बताओ कितने टाइप के सिग्नल है। प्लेनो प्रेजेंट है, बिल्कुल, ये रिप्लेनो सिमेट्री, ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये CH2 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये मिथाइल एक सिग्नल देंगे, और ये मिथाइल किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको, तो ये भी क्या कैसे हो गया, सेम हो गए। तो ये 6 प्रोटॉन जो हैं वो एक सिग्नल देंगे। उसके बाद बात आती है इन CH2 की, तो ये 4 प्रोटॉन जो हैं वो भी एक सिग्नल देंगे, और ये आपस में कैसे हैं, इनैनिसोटॉपिक। ये आपस में कैसे हैं, इनैनिसोटॉपिक। तो टोटल कितने सिग्नल आ गए, 2। ये बताओ, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 और CH3, बताओ प्लेनो सिमेट्री है, मुझे तो कहीं प्लेनो सिमेट्री नहीं दिख रही है। कायल सेंटर है, बिल्कुल, ये रहा कायल सेंटर। 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 और ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो ये कैसा कार्बन है, ये कायल सेंटर है, कायल कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, 1। ये तीनों मिथाइल, तीनों प्रोटॉन एक कार्बन के साथ जो 3 प्रोटॉन लगे हैं उनका एक सिग्नल। क्योंकि कायल सेंटर प्रेजेंट है तो ये जो 2 प्रोटॉन है वो अलग अलग सिग्नल देंगे, तो 2 और 3 4 इस प्रोटॉन का, ये 3 प्रोटॉन जो है वो एक सिग्नल देंगे, 5 ये वाला, 6 और ये 7 और ये 8। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर कायल सेंटर प्रेजेंट होगा तो उस कार्बन के जो भी CH2 हो या फिर कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों या 2 इथाइल ग्रुप लगे हों, वो अलग सिग्नल देंगे, क्योंकि वो कैसे होंगे, डायस्टियोटॉपिक होंगे। तो यहाँ पे डायस्टियोटॉपिक की अगर बात करूँ तो कौन कौन से डायस्टियोटॉपिक हैं, ये प्रोटॉन डायस्टियोटॉपिक है और ये मिथाइल डायस्टियोटॉपिक है, इस वजह से इनका डिफरेंट सिग्नल आया है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये बताओ, CH3 CH2 O CH2 और CH3, बताओ कितने टाइप के सिग्नल होंगे। प्लेनो सिमेट्री दिख रही है, मुझे तो नहीं दिखी। कायल सेंटर कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। CH2 CH2 CH3 CH3, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो यहाँ पे कितने टाइप के सिग्नल हो गए, 1, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल, इन 2 प्रोटॉन का सेम सिग्नल क्योंकि कायल सेंटर नहीं है, फिर ये अलग देंगे और ये अलग देंगे, तो टोटल कितने हैं, 4। क्लियर है। इन्वायरमेंट अलग है, इनको मत बोल देना कि ये CH2 और CH2 सेम होंगे, सेम नहीं होंगे। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है और ये वाला कार्बन से अटैच है, तो ये डिफरेंट है, इनका डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इनके डिफरेंट सिग्नल होंगे। बट जो इनके साथ एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे कायल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनैनिसोटॉपिक होंगे और इनका सेम सिग्नल होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH3 CH3
CHCl और CH3। कायल सेंटर है, मेरे को तो दिख गया कायल सेंटर, ये रहा कायल। 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, HCH3 क्लोरीन और ये डिफरेंट ग्रुप में कायल हो गया। तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 और ये मिथाइल सेम है 3। इसको ऐसे समझ लो जैसे हम ये हाइड्रोजन लगा रहे थे, यहाँ पे प्रोटॉन लगा रहे थे, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। CH3 एक सिग्नल देगा, कार्बन के ऊपर जो 3 प्रोटॉन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, वो सेम सिग्नल देंगे, तो इसको इसी के साथ लिंक कर लो। ये होमोटॉपिक होते हैं, इनका सेम सिग्नल होगा। अच्छा, इसका बताओ, H, ये फिनाइल और ये फिनाइल, इसमें सिग्नल बताओ कितने हो गए। सबसे पहले देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ये रहा प्लेन, तो ये सेम होंगे और ये सेम है। रिंग के कितने हो गए, इसको ऐसे समझ लो जैसे रिंग के ऊपर कोई R ग्रुप लगा है, तो यहाँ भी तो प्लेन हो गया ना, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम, ये वाले सेम हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये अलग हो जाएगा 4। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे इसके, 4 सिग्नल। क्लियर है। ये वाला बताओ, HA, HB और HC, क्या ये ABC प्रोटॉन सेम है? कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ से प्लेन लगाने की ट्राई करूँ तो इस हाइड्रोजन को तो ये हाइड्रोजन चमक जाएगी, लेकिन इस हाइड्रोजन को क्या चमकेगा, Cl। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, इस H के साथ में क्या लगा है, Cl, और इनके इस H के साथ में क्या लगा है, H। दैट मीन ये अलग है, तो एक टाइप का तो ये हो गया। अब ये देखो, क्या ये सेम है? इस H को H चमक रहा है, दिख रहा है, और इस H को ये H दिख रहा है, चमक नहीं रहा, इसके एडजेसेंट में ये है। अब यहाँ पे देखो, इस H के सिस में क्या है, इस H के सिस में H है, और इस HB के सिस में क्या है, Cl, क्लोरीन है। तो ये भी डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया, तो 2 और 3, तो इसके टोटल कितने सिग्नल हैं, 3 टाइप, राइट। इसके बताना, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, इसके कितने होंगे? अगर इसको ऐसे करोगे कंफ्यूजन होगी, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे समझो कि कोई डेस्क है, डेस्क के ऊपर वाला हिस्सा, और उसमें ऊपर की तरफ Cl लगा है, नीचे की तरफ H लगा है, यहाँ पे H, यहाँ ऊपर H, नीचे H, और यहाँ भी H और H। अब ये देखो, प्लेन है, बिल्कुल है। कैसा प्लेन है? ऐसा प्लेन है जो इस H को काट रहा है, इस H को काट रहा है, इस Cl को काट रहा है, इसको काट रहा है, और इसको कट कर रहा है, ऐसा प्लेन, ये ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो H ऊपर है, इसको ये वाला H चमक रहा है 1। अब ये नीचे है और ये नीचे है, तो ये 2। यहाँ पे जो ये नीचे वाला है, ये अलग हो गया बिल्कुल, 3, ठीक है। और अब ये बताओ, ये ऊपर नीचे वाले सेम होंगे? ये सेम नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम कई बार इनको सेम समझ लेते हैं और 4 सिग्नल लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, इस वाले हाइड्रोजन को ऊपर H दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है, Cl। नीचे वाले को तो सारे H ही दिखेंगे, H है, H है, H है, कहीं पे Cl है नहीं है, तो ये क्या हो गए, अलग। तो यहाँ पे 4 और 5, तो टोटल कितने सिग्नल हैं, 5। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम हो, आप वो कमेंट में लिख दीजिए, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर